अच्छा बेटा जी, आज टॉपिक जो हमने करना है दैट इज सेट्स एंड वेन डायग्राम। और इसमें जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है, सबसे पहले तो लेट मी जस्ट लिस्ट देम डाउन। सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है सेट म्यूटेशन। कि सेट म्यूटेशन होती क्या है, लिखते कैसे हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करनी है शेडिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं बेटा जन। सेट होता क्या है? एक्चुअली सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ वेरी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट मैनर। पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ जी होता क्या है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट मैनर। अब ये दो वर्ड्स जो हैं ये आपको शायद परेशान कर रहे होंगे। जो पहला वर्ड है दैट इज़ वेल डिफाइंड। ठीक है जी, लेट मी जस्ट टेल यू द मीनिंग ऑफ व्हाट दीज टू वर्ड्स आर। वेल डिफाइंड का मतलब है बेटा जान कि उसकी कोई एक बड़ी लिमिट्स होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। जो सेट आप बना रहे हैं, जिसको आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर इफ़ देर इज़ समथिंग दैट इज़ रिपीटिंग इट सेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट। अगर रियल मैनर में वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो आप उसको रियल में उसको रिपीट नहीं करवाएंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल्स लेट्स एग्ज़ाम्पल से थोड़ा सा क्लियर करता हूँ बेटा जन। पहली एग्ज़ाम्पल है ए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे जी। ए इज़ अ सेट ऑफ ए इज़ अ सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। बेटा जान एक सेट है, इस सेट के अंदर है क्या ये आगे लिखा हुआ है। ठीक है। मंथ्स इन अ ईयर, साल में कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये सारे के सारे दीज दे आर पार्ट ऑफ दिस सेट। सो इट इज़ अ वेरी मच वेल डिफाइंड सेट। ऐसा ही है। आप उसको उसको समझ सकते हैं ना कि वो उसके अंदर कहना क्या चाह रहा है, कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। डू यू गेट इट? एक और सेट का एक और एग्जांपल करते हैं। बी इज़ अ सेट ऑफ days in a week। जी मुझे बताइएगा, इज इट वेल डिफाइंड? कैन यू इंटरप्रेट के बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होंगी? यस सर। बेटा जान वीक के जो डेज हैं, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दीज ऑल द डेज आर प्रेजेंट इन द साइड बी। ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। C is a set of prime numbers less than 10। जी, is it also well defined or not? C एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, और वो कौन से प्राइम नंबर्स हैं? फ्रॉम द स्टार्ट टिल 10। ठीक है जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट अ वेल डिफाइंड सेट और नॉट? अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं जी। D is a set of most likely shows। most likely shows that are being watched। ठीक है। अब
जो लाइक्स हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है, इट इज़ गोइंग टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये एक दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड थिंग। जी बेटा, इज इट क्लियर अबाउट व्हाट इज डिफाइंड एंड व्हाट इज वेल डिफाइंड, व्हाट इज वेल डिफाइंड एंड व्हाट इज नॉट वेल डिफाइंड? Yes, sir. ओके जी, आगे चलते हैं कि सेट जो है ये होता कैसे और हम इसको लिखते कैसे हैं। हाउ डू वी राइट सेट्स, ठीक है बेटा जान, तीन तरीके हैं जिससे हम सेट्स को लिखते हैं। पहला तरीका जो है इट इज़ इन वर्ड्स, पहला तरीका सेट्स को लिखने का है वर्ड्स। वर्ड से क्या मतलब है, देखिएगा, S इज अ set of all positive numbers, set of all positive integers, less than 10। जी बेटा, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं एक सेट को तो दैट इज अ सेट दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है सेट्स को लिखने का, इट्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये ऊपर वाला सेट जो है इसी को हम लिस्ट की फॉर्म में लिख के मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे। ये देखिएगा, ये दो ब्रैकेट्स आपने लाजमी डालने हैं। ये इन ब्रैकेट्स के अंदर कौन कौन से नंबर हैं जो एस सेट के अंदर मौजूद हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर दैट आर लेस देन 10। तो लेस देन 10 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड ऑल द नंबर्स अप टिल 10। बेटा जन इस तरह अगर आपका सेट लिखा हुआ है तो वो लिस्ट करने को कह रहा है दैट यू नीड टू लिस्ट ऑल द वैल्यूज दैट आर पार्ट ऑफ दिस सेट। जी Sir, less than 10 is the counter is to 10. ओ ओके ओके ओके, यस यस यू आर राइट, 10 नहीं इंक्लूड होगा, लेस देन 10। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है, डिस्क्राइब। वो आपसे कहेगा डिस्क्राइबिंग द सेट, ठीक है, डिस्क्राइबिंग इन सेट न्यूटेशन। अगर वो आपसे ऐसे कहता है कि आप इस सेट को ऐसे लिखें, सेट न्यूटेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब करें, तो कैसे करना है ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा भी होता है तो आपने उसको इंटरप्रेट भी करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाले क्वेश्चन को ही करते हैं, s इज इक्वल टू x, ये दो डॉट्स आएंगे, आगे आएगा x इज अ सेट is a positive integer less than 10। जी बेटा, अब ये देखिएगा मैंने उसको सेट नोटेशन में तो लिख दिया है। अब ये जो दरमियान में दो डॉट्स डले हैं, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है सच दैट। अब इसको पढ़ने का तरीका देखें, वो कह रहा है कि x के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम कह रहे हैं x, और वो जो x हैं दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन 10। जी बेटा, बात समझ आई कि s के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका नाम रखा हुआ है हमने x, क्योंकि वो हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है, अभी एज येट हमें पता नहीं है। और उसने आगे उनको क्लियर करने के लिए बता भी रहा है कि वो x जो है दे आर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। जी बेटा, क्लियर है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके बेटा, आगे चलते हैं जी। अबाउट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है जी। अब फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं और इनफाइनाइट कौन से होते हैं? जी बेटा, एज फ्रॉम द वर्ड इट इज क्लियर के फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं विच आर एक्चुअली डिफाइंड, जो कि मतलब लिमिटेड से होते हैं,
जिनका पता है कि यहाँ से शुरू होना और यहाँ पे ख़त्म हो जाना है इसने, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल S इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। अब बेटा जान देखें, ये एक डिफाइंड सेट है। डिफाइंड कैसे है, फाइनाइट कैसे है? क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं कि यहाँ से इसने शुरू होना है और इसने यहाँ पे ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। अब इनफाइनाइट की एग्जांपल देखिएगा, P इज अ सेट ऑफ all positive integers, all positive integers। अब ये देखें, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, और उसका रीज़न क्या है ये इनफाइनाइट होने का जी? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस सेट बीइंग इनफाइनाइट? क्योंकि P के अंदर बेटा जान वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? आपके पास 1 2 3 4 5, और यही स्टोरी आगे चलती जा रही है। वो कह रहा है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस नहीं है, कुछ बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं जी बेटा? इनफाइनाइट। क्लियर है? आगे चले। ओके बेटा, आगे है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स बेटा जान, दो सेट्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स एज वेल एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है जी। टू सेट्स, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, टू सेट्स विल बी इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स वो चीज़ें हैं जो उस सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। अगर दोनों सेट में ये दोनों बातें सेम हैं तो दोनों सेट्स को हम कहेंगे ये इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है A जिसके अंदर नंबर्स हैं 1 3 5 एंड 7, और एक सेट है B जिसमें नंबर्स हैं 3 5 1 एंड 7। देखिएगा जी, मैचिंग हो रही है दोनों सेट्स में नंबर्स की। ये 3 है, इसमें भी 3 है, ये 1 है, इसमें भी 1 है, ये 5 है, इसमें भी 5 है, ये 7 है, इसमें भी 7 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दोनों के मैच कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं A इज इक्वल टू B। ये A सेट जो है ये B सेट के इक्वल है, ठीक है। ये एलिमेंट्स भी मैच कर रहे हैं, और जो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन दोनों के अंदर वो भी 4 4 हैं। इसकी वजह से ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, एलिमेंट्स क्या होते हैं ज़रा देखिएगा। एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ, इसका सिंबल होता है एक ऐसे E, ठीक है। अगर ये E लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ, और अगर ये ऐसे लिखा हुआ है E के ऊपर छोटी सी लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब है नॉट एन एलिमेंट ऑफ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक देखिएगा, अभी हमने शुरू में एक क्वेश्चन किया था जिसमें A जो था उसके अंदर नंबर ऑफ वीक्स जो थे, चले दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। A इज अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है। तो A एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज इट फॉल्स। देखिएगा जी, मंडे ये E लिखा है,
एलिमेंट ऑफ ए, इज मंडे एन एलिमेंट ऑफ ए, क्या ए मंडे जो है वो ए वाले सेट के अंदर मौजूद है? Yes, sir. तो बेटा जान दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। एक और करते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर, दिसंबर और यहां मैंने डाल दिया नॉट। अच्छा जी, अब बताएं जी, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? क्या जो दिसंबर जो है, इज इट नॉट द एलिमेंट ऑफ ए? नॉट का नॉट है कि उसको बिलोंग, उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो बेटा जान ए के अंदर दिसंबर तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ए जो है वो क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं ये दोनों ट्रू हैं। ये अगले आगे चलते हैं बेटा, एम्प्टी सेट, और इसका दूसरा नाम भी है एक एम्प्टी सेट, या इसका दूसरा नाम है नल सेट। ठीक है जी। अच्छा बेटा, एम्प्टी सेट होता क्या है? सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। एक सेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है तो हम उसे कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है? इधर देखिएगा, ए फॉर एग्जांपल, और ये ब्रैकेट्स आपने डाल देने, लेकिन इसके अंदर लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसको लिखने का, और दूसरा तरीका है ऐसे, ए इज इक्वल टू, ऐसे आपने अंदर ये डाल देना है। ठीक है, अंदर नल का फैक्टर डाल देना है आपने। ठीक है जी बेटा, क्लियर है? आगे चलते हैं जी। बेटा जान, एक जो सेट्स हैं इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक डायग्राम यूज करते हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम होती कैसे है जी? बड़े ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये एक रेक्टेंगल से ऐसे बना हुआ होगा, ओके जी, ऐसे रेक्टेंगल सा बना हुआ होगा, और इस रेक्टेंगल के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो आपके कंप्लीट क्वेश्चन के सेट में है। अच्छा, और इसके अंदर सारे सेट्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी इंडिविजुअली प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल करके आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या था पूरे का। वेन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग जो है, आई विल टेक अ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, इधर देखिएगा बेटा, एक ये जो शुरू में एक मैं चीज़ लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अब पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10। अच्छा बेटा, ये जो मैंने शुरू में उल्टा सीधा सा ई लिखा है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका ये मैक्सिमम चीज़ें हैं जो इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन योर क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दिस इज एक्चुअली द इंटायर क्लास ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की पूरी क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर एक और सेट है ए, और ए सेट है ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। एक और सेट बनाते हैं इसमें बी, विच इज ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं कि ई के अंदर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या आएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो क्वेश्चन है उसकी लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, उसके अंदर जो नंबर्स हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10 मतलब 1 2 3 4 5 6
8 एंड 10। तो ये सारे के सारे नंबर जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब है कि आपका पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स हैं, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ए सेट की बात भी लिख लेते हैं कि ए सेट में क्या है, ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन कौन से हैं जी, 2, 4, 6, 8 एंड 10। बेटा जान 10 से आगे नहीं जा सकते और 1 से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कह रहा है कि यह बस आपने यहां से यहां तक चलना है। ठीक है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना आपने। इसी तरह बी सेट को भी लिख लेते हैं, बी सेट सेज ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और 10 नहीं होगा। तो बेटा जान दीज आर ऑल द नंबर्स दैट आर पार्ट ऑफ योर इंटायर क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब इसके लिए मैं द इंटायर पर्पज ऑफ चूजिंग दिस क्वेश्चन इज टू एक्चुअली टेल यू हाउ टू मेक अ वेन डायग्राम। ठीक है जी, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको ओके जी बेटा यहाँ देखिएगा ये वेन डायग्राम कैसे बनानी है। एक सबसे पहले आपने रेक्टेंगल बना लेना। रेक्टेंगल का मतलब है ये एक यूनिवर्सल सेट बन गया है। अब इस सेट के अंदर ये जो येलो सा बॉक्स बनाया है, इस सेट के अंदर कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं फ्रॉम 1 till 10। इससे ज़्यादा नंबर्स इस सेट के अंदर मौजूद नहीं होंगे। अब इस सेट के अंदर इसके अंदर यूनिवर्सल सेट में एक ए भी है और एक सेट है बी। और आप अगर गौर से देखें तो ये दोनों सेट्स आपस में कहीं पे ओवरलैप भी कर रहे हैं ओवरलैप, कि दोनों के अंदर एक सेम नंबर आ रहा हो। तो इसलिए आपने ये ओवरलैप वाला पोर्शन लाजमी बनाना है। अब ये दो सेट्स हैं ए और बी। अब मैंने इनमें नंबर्स को लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करना है। मुझे बताएं क्या 1 जो है यूनिवर्सल सेट में क्या क्या नंबर्स हैं, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स हैं। अब मुझे आप बताएं क्या 1 जो है इज इट पार्ट ऑफ ए और बी, ए या बी में से नहीं है, किसी का पार्ट नहीं है। तो आप ए और बी से निकल के बाहर बॉक्स के अंदर कहीं पर भी 1 लिख देंगे तो इट इज करेक्ट। ठीक है, अब मुझे बताएं 2 जो है वो ए या बी में से किसी का पार्ट है, दोनों का पार्ट है। तो बेटा जान दरमियान में लिखेंगे जहां पे कॉमन पोर्शन है ए और बी के दरमियान में। अच्छा, उसके बाद 3 इज जस्ट ओनली द पार्ट ऑफ सी बी। उसके बाद 4 इज ओनली द पार्ट ऑफ ए। 5 ना ए में बी में है खाली। ठीक है, उसके बाद 6 ओनली ए में है, 7 ओनली बी में है, 8 ओनली 8 किस में है जी सर? ए में है। 8 जो है वो खाली ए में है। 9 जो है इट कैन नॉट बी सीन एनीवेयर अराउंड इन ए और बी। तो बेटा जान इस ए और बी से बाहर निकल के आप इस बॉक्स के अंदर 9 लिख देंगे। और 10 किस में है, 10 इज ऑल्सो ओनली प्रेजेंट इन ए। तो ये जो आपने बनाई है दिस इज अ कंप्लीट वेन डायग्राम। ठीक होगी बात जी बेटा? डिड यू अंडरस्टैंड इट? यस सर। अच्छा, यहां से आगे चलेंगे तो मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा विच इज नोन एज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बेटा जान इंटरसेक्शन मीन्स एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन बोथ ऑफ देम। एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन बोथ या फिर ऑल द सेट्स। जितने भी सेट्स हैं क्वेश्चन के अंदर उन सब के अंदर जो ओवरलैप कर रही हैं चीजें वो सारी की सारी इंटरसेक्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन लिखते कैसे हैं बेटा? उसका जो सिंबल है वो ये होता है ऐसे, ये। ठीक है, एन की तरह अगर आपने लिखा हुआ है तो इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन में से एक एग्जांपल करता हूं। ए इंटरसेक्शन बी। जी बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों के अंदर मौजूद हैं। वो कौन से हैं? वो यहाँ पे सिर्फ ए की है और वो है
2। जी बेटा बात समझ आई है? Yes, sir. अच्छा जी, एक और चीज़ है, ये तो हो गया इंटरसेक्शन। द सेकेंड थिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, और वो है यूनियन। बेटा यूनियन होता है ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ए एज वेल एज इन बी, बट यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट द एलिमेंट्स अगेन। अगर आपने एक एलिमेंट को एक दफ़ा लिख दिया है, आप उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ सेट ऑफ ए एंड बी इन विच all the elements are present without repetition। अगर कोई चीज़ बार बार आ रही है, आप उसे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है जी बेटा? क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन के लिए ए, और इसका सिंबल क्या है जी? इसका सिंबल है बेटा जान, इसको यूं लिखते हैं, यूनियन है तो इसके लिए ये सेंटर में यू लिखते हैं, यू। अब क्वेश्चन देखिएगा, मैं कहता हूं टेल मी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, और इवन कॉमन वाली चीज भी, ठीक है? अब ये इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जरा ध्यान से देखिएगा। ए यूनियन बी में 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7, 8 एंड 10। वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी मौजूद थे और बी में भी मौजूद थे और कॉमन भी थे, लेकिन आपने उनकी रेपिटेशन नहीं करनी। जी बेटा बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थिंग फ्रॉम हेयर, इसी को मैं आगे ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। इसी क्वेश्चन से आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी है, विच इज़ नोन एज द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बेटा यही क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट, इसमें एक वर्ड होता है और उसको हम फाइंड कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, तो वो ए के ऊपर छोटी सी लाइन लगा देगा, जिसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपने, ठीक है? या इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है कि ए के ऊपर छोटा सा सी लिख देगा, ठीक है? अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, दैट आर नॉट प्रेजेंट इन ए, जो ए में मौजूद नहीं है उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक कॉम्प्लीमेंट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास ए था उसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बेटा जान ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे? 2, 4, 6, 8 एंड 10। इनको छोड़ देना है आपने यूनिवर्सल सेट में से, इनको छोड़ देना है। बाकी पीछे कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए? आपके पास 1 बच गया, 3 बच गया, 5, 7 एंड 9। तो बेटा जान ये जो मैंने रेड से एलिमेंट्स लिखे हैं ये सारे के सारे एक कॉम्प्लीमेंट है। जी बेटा क्लियर है बात? Yes, sir. ओके जी, नेक्स्ट जो है चीज वो है सबसेट। बेटा सबसेट के लिए पहले जरा देखिएगा, वो बी इज द सबसेट ऑफ ए if every element of B is present in A, but B is not equal to A। ठीक है, अब इसको ज़रा समझिएगा, इसका मतलब क्या है बेटा? ये इसका मतलब ये है कि B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इफ़ दे ऑल आर पार्ट ऑफ A, तो उसको कहते हैं B इज़ अ सबसेट ऑफ A। लिखते कैसे हैं ज़रा देखिएगा मेरे साथ, B
इज द सबसेट ऑफ ए। इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं तो ताकि आपको समझ आए कि इसका मतलब क्या था। एग्जाम्पल, बेटा जान ए जो है इट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2। लेस देन 10। और b जो है वो क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 10। ठीक है, अब पहले तो a और b सेट्स को ज़रा लिख लेते हैं कि हैं क्या। a के अंदर बेटा जान सारे 2 के टेबल हैं, 2 4 6 8। लेस देन 10 का मतलब है दैट 10 इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। और b जो है उसमें क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 10। तो एक तो 4 हो जाएगा और एक दूसरा 8। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो b के अंदर जो जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स a के अंदर मौजूद हैं, ऐसा ही है। तो बेटा जान इसे आप कहेंगे कि b इज द सबसेट ऑफ a। ठीक है, लेकिन कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी इज b इक्वल टू a? क्या b और a आपस में इक्वल हैं? मैंने आपको शुरू में बताया था कि इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। जी बेटा, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और कितने एलिमेंट्स हैं ये चीज़ भी सेम होनी चाहिए। एलिमेंट्स भी सेम नहीं है यहाँ पे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम नहीं है। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम कैसे बनती है इसकी ज़रा देखिएगा मेरे साथ। यहाँ पे ये आपके पास एक सेट है A और जो B है वो इस पूरे के अंदर छुपा बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये है B इज द सबसेट ऑफ A। जी बेटा, इज इट क्लियर? जी, एनीवन विद एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा, एक एग्जांपल करते हैं। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए हैं एक्स बिफोर द शेडिंग थिंग। अब एक एग्जांपल करते हैं ताकि हम उनको ज़रा देखें कि अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। एग्जांपल नंबर 4, बेटा जान एक यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट जो है उसके अंदर नंबर्स हैं 1 2 3 एंड ऑल द नंबर्स टिल 15। ठीक है जी, ये यूनिवर्सल सेट में है। अब एक ए सेट है और ए सेट में क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स हैं जी। बी सेट है उसके अंदर क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2। अच्छा, पहले तो इनके एलिमेंट्स लिस्ट डाउन कर लेते हैं बेटा। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? बी के अंदर होंगे 2 4 6 8 10। कहाँ तक जाएंगे बेटा आप? लेसर देन 15 तक या इक्वल टू 15 तक, तो 12 और 14। ठीक है, और ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 3 विच विल बी 3 6 9 12 एंड विल 15 बी इंक्लूडेड और नॉट? इट विल बी, क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब पहले तो लेट्स मेक इट्स वेन डायग्राम ताकि हमें समझ आए कि वेन डायग्राम हमें बनानी आती है कि नहीं आती। ये मैं जो बॉक्स बना रहा हूँ इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द, इसको कहते हैं बेटा यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? 2 सेट्स हैं, कौन कौन से? एक सेट है A और दूसरा सेट है बेटा जान B। ठीक है, अब एक बड़ा बन गया एक छोटा बन गया, दैट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट। ठीक है, अब आपके पास A के अंदर कौन से 1 से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट क्या 1 A या B दोनों में से किसी में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कहाँ लिखते होते हैं? अगर ना हो बाहर लिखते होते हैं बॉक्स के अंदर। अच्छा, 2 जो है इट इज़ पार्ट ऑफ B बट नॉट ऑफ A, तो यहाँ पे लिखेंगे आप। उसके बाद 3 जो है इट इज़ पार्ट ऑफ A बट नॉट ऑफ B।
3, 4 जो है वो बी में, 5 जो है इट कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर, 6 जो है वो कहाँ पे है, ए में, 7 जो है इट कैन नॉट बी सीन एनीवेयर अराउंड, 8 जो है ये बी में है, 9 जो है ये कहाँ पे है, ए में, 10 इज इन बी, 11 यू कांट सी इट तो ये बॉक्स में, 12 इज इन ए, 13 you can't see it, 14 is in B and 15 is in A. अच्छा जी बेटा, ये आपका बन गया कौन सा सेट जी बेटा, ये आपका कौन सा सेट बन गया, एंटायर सेट बन गया जी बेटा। प्लीज टेल मी कि यहाँ पे मैंने कौन से नंबर्स को गलत पोजीशन पे लिखा हुआ है। जी बेटा, आर देयर एनी नंबर्स जो मैंने गलत पोजीशन पे लिखे हुए हैं? जी बेटा बताइएगा। सर 6 को हमने दोनों में कॉमन, बिल्कुल ठीक है बेटा, एक तो 6 है जो दोनों में कॉमन है तो वो सेंटर में लिखना है जहां पे ओवरलैप हो रहा है, और दूसरा नंबर इफ एनी वन ऑफ यू वुड टेल मी 12। तो बेटा जान 12 को भी आपने सेंटर में लिखना था, ठीक है। यहां तक ये वेन डायग्राम तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछता हूं, योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज टेल मी व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी दोनों में इंक्लूडेड हो। तो बेटा जान शुरू करें, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6, 7 नहीं है, 8, 9 है, 10 भी है, 11 नहीं है, 12 है, बिल्कुल है, 13 नहीं है, 14 है, और 15 भी है। आपने ओवरलैप वाले को रिपीट नहीं करना, जो नंबर बार बार आ रहा है उसको रिपीट नहीं करना, और उसके अलावा आपने सारे नंबर्स को लिखना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ए इंटरसेक्शन बी। जी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, ए और बी दोनों में। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है? 6 and 12। जी बेटा, 6 and 12, 6 और 12। बिल्कुल ठीक है जी, 6 and 12। यहाँ तक क्लियर है जी बात। थर्ड पार्ट, अब थोड़ा डिफरेंट पार्ट आपके साथ करने लगा हूँ, और वो ये है कि यू नीड टू टेल एन ऑफ ए यूनियन बी। एन का मतलब क्या है? एन मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके? ए यूनियन बी में, बी के। अब मुझे बताएं कि ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप उन्हें काउंट कर लें बेटा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज 10। अच्छा जी, दूसरा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? जी बेटा बताएं। सर 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट्स। अच्छा, लास्ट पार्ट है जी, इधर से देखिएगा, यहाँ साइड पे ऊपर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का मतलब है जो ए और बी दोनों को मिलाकर, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इनको छोड़ देना है। तो बेटा जान वो कौन से एलिमेंट्स बने, कौन से एलिमेंट्स बने? सर जो दोनों साइड से बाहर लिखे हुए हैं 1, 5, 7, बिल्कुल ठीक है। और ये कितने हैं, इनकी क्या क्वांटिटी है, क्या तादाद है इनकी? 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। जी बेटा, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा जान। शेडिंग, जब ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो शेडिंग कैन नेवर बी अ प्रॉब्लम टू यू। जी सर एन की जो वैल्यू होगी वो सिंपल हम काउंट करके जी जी, काउंट करने हैं कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो n की वैल्यू है, ठीक है जी। ओके सर। अच्छा जी, ये एक
यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो सेट्स हैं, ए और ये है बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इसमें से ये एक जो सेट है ए, ये वाला जो पोर्शन है ए का, ये शेड हुआ है। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि ये कौन सा पोर्शन है जो शेड हुआ है? जी बताएंगे बेटा देन दिस इज एक्चुअली द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़ के, और ए का मतलब है ए, और इंटरसेक्शन का मतलब है जहां पे ये दोनों बातें मिल रही हैं। दिस इज, लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल, एक और करते हैं। ये एक आपके पास और यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर बेटा जान दो सेट्स हैं ए एंड बी, ये है पी और ये है क्यू। आपने मुझे शेड करके बताना है पी इंटरसेक्शन क्यू। पहले बताएं पी इंटरसेक्शन क्यू कहते हैं किसको हैं? वो वाला पोर्शन जो ओवरलैप कर रहा है दोनों में। तो बेटा जान वो कौन सा रीजन है? ये वाला। तो बस ये शेड करना है आपने और आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है जी, एक और एग्जांपल करते हैं। ये आपके पास एक और यूनिवर्सल सेट है, ये देखिएगा जी, ये ए है और ये बी, और यहाँ पे आपने शेड करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये वाला पोर्शन, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसको आपने क्या कर देना है? छोड़ देना है। इसको छोड़ने का मतलब है आपने किस रीजन को शेड करना है? इसके अलावा पूरे सेट को, इसके अलावा बाकी सारे सेट को आपने शेड करना है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन है इसको छोड़कर आपने बाकी सारे को शेड कर देना है। जी बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और करते हैं। बेटा जान एक ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास सर जी। इसमें मुझे याद है टेकन कॉस्ट मतलब क्या होता अगर आपके पास हाँ, अगर आप वो कर रहे हैं क्या नाम है, विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल पेंसिल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये करें, लेकिन आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि आप उसमें भूल जाएंगे कौन सा पोर्शन शेडेड था और कौन सा अनशेडेड था। ठीक है, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आप दो पेंसिल्स ले जाए ना डिफरेंट कलर्स की, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ओके जी, यहाँ देखिएगा जी, ये आपके पास एक और सेट है ए एंड बी, और आपने इसमें रीजन शेड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए और बी का यूनियन कौन सा रीजन बनता है? ए और बी यूनियन का मतलब है ये वाला सारा रीजन जो ए और बी को इंक्लूड कर रहा है, ऐसा ही है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपने इसको छोड़ देना है। तो बेटा जान ये रेड वाले पोर्शन को छोड़कर आपने सारा पोर्शन शेड करना था। जी बेटा, बात समझ आई है? रेड वाला जो पोर्शन है इसको छोड़कर आपने बाहर वाला सारा पोर्शन शेड करना था। जी समझ आई बेटा कि नहीं आई? यस सर, क्लियर। क्लियर है? चलें एक और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। बेटा जान ये एक वो है, अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, और इसके अंदर तीन वो बनाते हैं, तीन सेट्स बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ ए, ये बी
और एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, वो सी। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आपने शेड क्या करना है, ज़रा देखिएगा मेरे साथ। यू हैव टू शेड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। पहले तो आप इस पोर्शन का आंसर निकाल लें कि इस पोर्शन का मतलब क्या है। इस पोर्शन का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ने का मतलब है कि ए और बी पूरे को छोड़ देना है, ऐसा ही है? नो सर। बेटा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो कॉमन एरिया है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सिर्फ इसको छोड़ना है। तो मैंने इसको छोड़ के ये देखें सारा पोर्शन बाहर से शेड कर लिया, इंक्लूडिंग ए बी सी सारे। जी, डू यू एग्री विद मी कि ये सही किया हुआ है? सर अभी वो अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि यूनियन सी। यूनियन सी का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो सी वाला पोर्शन है उसको भी शेड करना है, ठीक है। तो उसको तो हमने देखे, उसको वो कौन सा बनता है, यूनियन सी का मतलब है ये वाला पोर्शन। तो बेटा और यूनियन का मतलब है इनको मिलाकर इस सारे ग्रीन और ब्लू वाले पोर्शन को आपने मिलाकर इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्रीन से और ब्लू से सारों से शेड किया हुआ है, सो दिस इज योर एंटायर आंसर। सर जी सर ये आपने जो ए इंटरसेक्शन बी किए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जी। ये सिर्फ जो एक आपने जो नीचे सी भी सी वाला डायग्राम भी ओवरलैप करना है। हाँ जी, तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी भी तो है ना उमर। आप ये आप इसकी बात कर रहे, आप इसकी बात कर रहे हैं ना उमर? यस सर। एक मिनट, मुझे कलर डिफरेंट यूज करने दें। ये वाले की बात कर रहे हैं ना आप? यस सर। तो बेटा जान इसमें सी इंक्लूड है, लेकिन वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा जान ये असल में है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन बी है। सर हम इससे ऊपर वाला नहीं करेंगे, सिर्फ जो ना 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 ना, वो कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जहां जहां पे ए और बी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारा। ओके सर। बात समझ आ गई है? यस सर। जी, एनी क्वेश्चन, सर एनी? ये जो आपने